मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले तो हम अलग अलग बताएंगे मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और सिर्फ 10% रिएक्शन ऐसा होगा जो आपके लिए नया होगा। बाकी के 90% जो इसमें रिएक्शंस आएगा ना वो तुम पहले ही देख चुके हो, है ना। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, तो एसिड एंड बेस में देख चुके हो। मेटल्स रिएक्ट विद बेस, तो एसिड एंड बेस में सब पढ़ चुके हो। तो वो सारे के सारे रिएक्शन आएगा, नया ज़्यादा कुछ है नहीं, 10% रिएक्शन नया दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेटल्स बनता कैसे है, बात करूँगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन मेटल मतलब मेटल में कन्वर्ट करना, पूरा क्या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। आप सुनते जाओ, नोट्स तो मैं दे ही दूंगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स बनता कैसे, उसके लिए आपको टर्म्स पढ़ना पड़ेगा, मिनरल्स एंड ओर, ठीक है। आपको पता है अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करो तो याद करो फिर से, पोटेशियम ये तो हर जगह आएगा, ये असल में ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है। तो मेटल एंड नॉन मेटल में ही सबसे पहले आता है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, है ना भाई। इसके बाद हाइड्रोजन आता है, तो मैं मेटल्स की बात करूँगा तो हाइड्रोजन को मैं मेंशन नहीं करूँगा। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ये सारा चीज़ क्लियर है। रिएक्टिविटी सीरीज तुमने पहले भी देखा हुआ है। तो अब जरा एक बात बताओ, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ए में भी मिलता है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर में ए में भी, बी में भी, सी में भी, तीनों में पाया जाता है। क्योंकि आपको पता है ये सब रिएक्टिव होता है, ये सब तो कुछ ज़्यादा ही रिएक्टिव होता है। तो जो रिएक्टिव होगा वो धरती में पाया जाएगा। तो धरती में तो बहुत सारा चीज़ होता है, मॉइस्चर होता है, ऑक्सीजन होता है, क्लोरीन होता है, पता नहीं क्या क्या। तो जो ये सारे मेटल्स हैं ना, वो कभी भी नेटिव मतलब जैसा वैसा बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा, वो केमिकली अटैच रहता है ना। तो ये सब क्या होता है, केमिकली अटैच रहता है, क्योंकि रिएक्टिव होता है। देख रहे हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में वाटर भी होता है, HCl में भी हाइड्रोजन होता है, एसिड में भी हाइड्रोजन होता है, वाटर में भी हाइड्रोजन होता है। तो ये सब ऊपर है, तो ये सब एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है, वाटर से भी रिएक्ट कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी कभी कभी रिएक्ट कर लेता है। तो ये सब कभी भी जो है ना फ्री स्टेट में रहेगा ही नहीं, सारे के सारे अर्थ के अंदर से मिलेंगे, फ्री स्टेट में कोई भी नहीं रहेगा। जहाँ पे इसकी बात कर लो ना, तो ये सब सोना चांदी, देखा जाए सोना चांदी लास्ट में, ये सब इसके रेस्पेक्ट में क्या होता है, केमिकली इनर्ट होता। तो खासकर ये दोनों नेटिव स्टेट में पाया जाता है। नेटिव का मतलब जैसा वैसा, नेटिव स्टेट, खाली धूल मिट्टी रहता है, तुम इसको जला जुला के साफ कर सकते हो। कहते हैं ना कि सोना को जितना जलाओगे सोना उतना खरा होता है। केमिकली, इसमें केमिकली कुछ भी अटैच नहीं रहता, थोड़ा बहुत कभी कभी सल्फर हो जाता है, लेकिन वैसे केमिकली धरती के अंदर से निकलेगा ना तो खाली मिट्टी और धूल इसके अंदर रहता है, और कोई केमिकल इसके अंदर नहीं रहेगा। केमिकली कोई रिएक्शंस कोई अलग सा कंपाउंड के फॉर्म में नहीं रहता। तो नेटिव स्टेट में रहता, फ्री स्टेट में। बाकी सारे क्या होते, रिएक्टिव होता है, तो फ्री स्टेट में रह ही नहीं सकता। अब जड़े एग्जाम्पल के लिए मान लो, जैसे अभी मैंने मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम धरती के अंदर से इस वाले में भी है, इसमें भी मैग्नीशियम है, इसमें भी मैग्नीशियम है, और इसमें भी मैग्नीशियम है, ठीक है ना। तो इससे जब हम मैग्नीशियम निकालते हैं ना तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। मैग्नीशियम है मगर इससे हम मैग्नीशियम निकालेंगे नहीं, है ना। जैसे उधार मांगने वाली सीन होती है ना, उधार सबसे नहीं मांगा जाता, वही वाला हाल है। इससे मैग्नीशियम निकालना थोड़ा सा ईजी है, ईजी, चीप एंड ईजी, चीपली एंड ईजी प्रोसेस से मैग्नीशियम निकल रहा है। यहाँ से भी मैग्नीशियम निकालना फ़ायदे का सौदा नहीं है, महंगा हो रहा है, तो केवल इससे मैग्नीशियम निकल रहा है। तीनों को बोलेंगे मिनरल्स ऑफ मैग्नीशियम, तीनों में मैग्नीशियम है, पर मैग्नीशियम केवल किससे निकाल रहा हो, बी से ना, तो बी कहलाएगा ओर ऑफ मैग्नीशियम, ये ओर कहलाएगा, है ना। तो जितने भी ओर हैं ना सब मिनरल्स हैं, पर सारे मिनरल्स को ओर नहीं कहते हो, केवल उस मिनरल को ओर कहते हो जिससे मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, है ना, जिससे मेटल्स निकालना ईजी भी होता है, सस्ता भी होता है, ऐसा। तो एक्सट्रैक्शन क्लियर है ना। तो मिनरल्स एंड ओर्स कंसेप्ट में आएगा। ओर्स उससे कहते हैं, उस मिनरल को कहते हैं जिससे हम मेटल निकालते हैं। फाइंड आउट का मतलब मेटल्स को हम एलिमिनेट करते हैं, उस चीज़ से बाहर निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन।
एक्सट्रैक्शन का अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ ना, ओर को किस में कन्वर्ट करना, प्योर मेटल में, प्योर मेटल्स में, ये हो गया एक्सट्रैक्शन का सिंबॉलिक डेफिनेशन। ओर से प्योर मेटल में कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू प्योर मेटल्स। क्लियर है? अब एक्सट्रैक्शन के भी प्रोसेस होते हैं। पहले क्या करोगे, सबका लगभग एक ही प्रोसेस होता है। पहले क्या करते हैं हम, पहले पाउडर बना लेते हैं पीस पीस के, है ना, उसको बोलते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, थूड़ लेना है ना भैया, पीसना, थूड़ना, पाउडर बना लो। पाउडर बनाने के बाद धूल मिट्टी, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अर्थी इम्प्यूरिटी, रिमूवल ऑफ अर्थी इम्प्यूरिटीज़, है ना, धूल मिट्टी जिसको बोलते हो उसको बाहर करना, है ना। तो जो कंसंट्रेट और इसको बोलते हैं इनरिचमेंट, है ना, इसी को दूसरा नाम क्या है, इनरिचमेंट। अगर हिंदी में अगर देखो तो इनरिचमेंट का मतलब होता है धनी, इनरिचमेंट, है ना। जैसे हम जैसे गरीब लोग धूल मिट्टी में घूमते रहते हैं ना, बाइक लेके यहाँ वहाँ धूल फाँकते रहते हैं, तो हम लोग इनरिच नहीं है। इनरिचमेंट का मतलब होता है जिस ओर से धूल मिट्टी निकाल देते हो, जो फिजिकल अटैचमेंट होता है ना धूल मिट्टी का, वो अगर रिमूव कर देते हो तो इसी को क्या बोलते हैं, इनरिचमेंट, कंसंट्रेशन। तो पहले पाउडर बना के बहुत सारे प्रोसेस हैं कंसंट्रेशन में, है ना। अभी वो सब हट गया, पहले तो बहुत कुछ पढ़ना था। क्लियर है? और अभी कोरोना की वजह से सब डिलीट हो गया, कुछ नहीं पढ़ना, हम थोड़ा बहुत तो बताएंगे, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेटेड, धूल मिट्टी हटा दिया, रिमूवल ऑफ अर्थी इम्प्योरिटी। इसके बाद इसको कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड। पर ध्यान सुनना, फिर हम एक एक चीज़ को हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। अर्थी इम्प्योरिटीज़ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अर्थी इम्प्योरिटीज़, ठीक है। कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। और ऑक्साइड में बनाना इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसके बाद होता है रिडक्शन, है ना। रिडक्शन के बाद मैं इधर लिख लेता हूँ, रिडक्शन के बाद होता है प्योरीफिकेशन। तो यहाँ से मिल जाता है प्योर मेटल्स, मिल जाता है प्योर मेटल्स मिल जाता है ना। तो क्या करते हैं भाई, सारा नोट्स मिल जाएगा, तो पहले आप देखिए। और प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हो, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, पीसते हो और से इस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। इसके बाद कंसंट्रेशन, धूल मिट्टी हटाना, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, और फिर ये सब प्रोसेस होता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट यहाँ से हम रिडक्शन हो जाता है, डायरेक्ट यहाँ से रिडक्शन हो जाता है ना। और बिना प्योरीफिकेशन के डायरेक्ट प्योर मेटल्स में रिडक्शन, प्योर मेटल्स में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो सीधा कंसंट्रेशन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अलग अलग रिएक्टिविटी सीरीज के लिए अलग अलग प्रोसेस होता है, यह मैं आपको बताऊंगा। तो एक एक चीज़ समझ में आ गया। ये देखो, कंसंट्रेशन का मतलब जो धूल मिट्टी है उसको निकालना, फिर इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। सवाल है कि ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं, वो भी बताऊंगा। फिर रिडक्शन होता, रिडक्शन होने के बाद भी जो होता है ना, वो क्या होता है, इम्प्योर मेटल्स होता, वो अभी भी प्योर नहीं होता, इम्प्योर मेटल्स। बाद में उसका प्योरीफिकेशन करते हैं तो जाके प्योर मेटल्स। अब इसी प्रोसेस को हम आराम से बताएंगे। देखो, सारा इसी पे फोकस डालने वाला है ना। देखिए, तो अब मेटल्स के स्वभाव अलग अलग होते हैं, नेचर्स अलग अलग होता है। कोई बहुत रिएक्टिव होता है, कोई लेस रिएक्टिव होता है, कोई बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होता, जिसको बोलते हो इनर्ट, सोना चांदी, है ना। जैसा है वैसा मिल जाता है, धूल मिट्टी खाली रहता है, जला के ठीक कर लो। अब जैसे इसको मैं ना 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। एक तो हाईली रिएक्टिव, उसमें यहाँ से यहाँ तक आ गया, है ना। आपको पता है ना, मैंने एसिड एंड बेस में बताया था कि कैसे रिएक्ट करता। मैं फिर से बताऊंगा जब केमिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा कि कैसे, उसके लिए भी अलग अलग कर लेते हैं। फिलहाल तो इसको हाईली रिएक्टिव कंसीडर करते हैं। क्या, हाईली रिएक्टिव, है ना। ये हो गया मिडिल, मॉडरेट, मिडिल में ये आ गया। और ये इधर आप Hg था, Ag था,
Ag था और Au था। मैं हाइड्रोजन को हटा देता हूँ क्योंकि बात हो रही है मेटल्स की, तो हाइड्रोजन मेटल्स है नहीं, तो मैं यहाँ से यहाँ तक रखता हूँ। ये सब मिडिल में आ गया, मिडिल में 1 2 3 4, और ये सब रिएक्टिविटी श्रेणी में लो रिएक्टिव, मिडिल रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और ये लो रिएक्टिव। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, है ना। तो पहला देखो होता क्या है, सबसे पहले तो मैं इसकी बात करता हूँ हाई रिएक्टिव वाले का। हाईली रिएक्टिव मेटल्स का कैसे होता है, हाईली, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। प्रोसेस वही है, कंसंट्रेशन, धूल मिट्टी तो हटाना ही हटाना है, कंसंट्रेशन, इसके बाद सीधा यहां से हो जाता है रिडक्शन, रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक, बल्कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। झटके मार मार के इसका रिडक्शन होता है, करंट दे दे के रिडक्शन होता है, ऐसे नहीं, करंट दे दे के रिडक्शन होता है इसका, और यहाँ से सीधा प्योर मेटल्स बन जाता है, प्योर मेटल्स ये होता है। इनके लिए 1 2 3 4 5 हाईली रिएक्टिव, समझ में आ रहा है। इसमें क्या क्या आया, हाईली रिएक्टिव में कौन कौन सा आ गया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। ये फिर जरा एक बात बता रहा हूँ कि इस तरीके से तो होता है, आपको क्या क्या प्रोसेस बताया था कि कन्वर्जन कैसे होता है, कैसे प्योर में एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। सबसे पहले कंसंट्रेशन होता था, फिर क्या होता था ऑक्साइड में कन्वर्ट करते थे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या होता था रिडक्शन होता था, रिडक्शन होने के बाद फिर क्या करते थे, वो अभी भी इम्प्योर रहता था, उसका प्योरीफिकेशन होता था, फिर जाके प्योर मेटल्स बनता था, है ना। पर ये हाईली रिएक्टिव है तो बीच के कई सारे स्टेप्स गायब हैं। फिर से सुनना जरा, देखो हाईली रिएक्टिव पहले तो आपको नॉर्मली होता है, एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, एक्सट्रैक्शन का मैंने क्या बताया, तो सबसे पहले तो उसको पाउडर बना लेते हो, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, पाउडर में कन्वर्ट कर लो, फिर धूल मिट्टी हटा दो, अर्थी इम्प्योरिटी, उसको आप क्या बोलते हो, कंसंट्रेशन आप बोलते हो। कंसंट्रेशन के बाद किस में कन्वर्ट करते हो, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो, ऑक्साइड में कन्वर्ट करके ऑक्सीजन हटाते हो, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। याद है रिडक्शन किसको बोलते हो, ZnO, ऑक्सीजन को रिमूव करना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलते हो रिडक्शन। ऑक्साइड है, ऑक्सीजन हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, जिंक बन जाएगा, है ना। तो ऑक्सीजन, तो देख रहे हो मेटल्स आएगी नहीं आया, मेटल्स बन गया, तो मेटल्स बन गया, तो अभी भी ये प्योर नहीं है, अभी भी ये क्या है, इम्प्योर, पूरा प्योर मेटल नहीं बना, इम्प्योर मेटल। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसका प्योरीफिकेशन, प्योरीफिकेशन, है ना, फाइनली ये क्या बन जाता है, प्योर। प्योरीफिकेशन के भी 2-3 प्रोसेस होते हैं, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, है ना, तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। अब हाईली रिएक्टिव मेटल्स में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता है, फिर कैसे होता है ये भी थोड़ा बहुत बताऊँगा। देखो हाईली रिएक्टिव मेटल्स, अभी मैंने फिर से बताना है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, है ना। तो सबसे पहले तो पाउडर तो बनाना ही बनाना है, पाउडर। इसके बाद कंसंट्रेशन के प्रोसेस से गुजारना ही गुजारना है, कंसंट्रेशन। इसके बाद सीधा इसका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, है ना। सीधा सीधा प्योर मेटल्स मिल जाता है, प्योर मेटल्स। मैंने कौन सा स्टेप बंक किया था इसमें, कंसंट्रेशन के बाद हम पहले किस में कन्वर्ट करते थे, ऑक्साइड में, वो गायब दिख रहा। ऑक्साइड के बाद होता था रिडक्शन, रिडक्शन के बाद फिर क्या होता था, प्योरीफिकेशन, तब जाके प्योर मेटल्स। यहाँ पे कंसंट्रेशन के बाद सीधा रिडक्शन और फिर प्योर मेटल्स। क्योंकि ये इतना रिएक्टिव है ना कि आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे सोडियम, सोडियम का जो ओर होता है ना, वो होता है रॉक सॉल्ट, सी वाटर। पहले देखो ओर, थोड़ा बहुत पहले ओर का बता देता हूँ। ओर तो क्लियर हो गया ना, जहाँ से मेटल्स को ईजिली फाइंड आउट करते हो। जैसे पोटेशियम, पोटेशियम का जो ओर होता है वो कार्नालाइट होता,
कार्नालाइट, है ना। सोडियम का रॉक सॉल्ट, उसका NaCl, है ना। समुद्र के अंदर जो नमक का पहाड़ है उसमें उससे सोडियम निकालते हो, वहाँ से क्लोरीन भी निकलता है, वो भी बड़े काम का है। NaCl, साथ में इसमें और भी कुछ अटैचमेंट होता है, धूल मिट्टी में पहले ही बता चुका हूँ, है ना। सोडियम का ये होता है। एल्यूमिनियम का देखिए आप, एल्यूमिनियम का जो ओर होता है वो होता है बॉक्साइट, है ना। Al2O3 इंटू 2H2O, ये ओर के बारे में बता रहा हूँ, प्लस धूल मिट्टी, तुम समझ जाओगे। क्लियर है कि नहीं। बॉक्साइड हो गया। जिंक का इंपॉर्टेंट है, एक होता है ZnS सल्फाइड होता है जिसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड, है ना। और एक कार्बोनेट के फॉर्म में रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। काफ़ी चीज़ों में हम इसको एग्जांपल के तौर पे यूज़ करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं कैलामाइन, है ना, कैलामाइन। क्लियर है। आयरन का बड़ा सा कॉमन सा है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, तो आपको ये पढ़ लेना है हेमाटाइट, ठीक है। Fe2O3, हेमाटाइट, है ना। कॉपर का कॉपर पायराइट्स, कॉपर का Cu कॉपर होता है, कॉपर, ये सारा मैं नोट्स में दूंगा ही दूंगा। CuFeS2, देखो क्या क्या चीज़ होता है, देखो ज़रा, CuFeS2 कॉपर का। इसके बाद मरकरी का HGS, सिनेबार, इसका नाम क्या है, सिनेबार। केमिकल नेम, अगर धूल मिट्टी नहीं रहता, ये और नहीं रहता, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, सिनेबार। इसी को आप पता है, इसी को बोलते हो सिंदूर, जो यूज होता है ना घर पे, सिंदूर, यही है ना, जो आंटी लोग मम्मी लोग लगाती हैं ना सिंदूर, वही है HGS, सिनेबार होता है वो, ठीक है। तो ये और है, हम सोडियम को बहुत जगह से निकाल सकते हैं, पर रॉक सॉल्ट से सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना इजी है, इसलिए सोडियम का कई सारा मिनरल्स हैं, केवल ये और एक दो चीज़ और है जिसको हम ओर कहेंगे, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, पता नहीं क्या क्या एल्यूमिनियम का। तो इससे अगर हम निकाल रहे हैं तो ये वाला मिनरल क्या कहलाएगा, एल्यूमिनियम का ओर कहलाएगा। सारे मिनरल को ओर नहीं कहेंगे। जिंक हो सके 25 चीज़ों में दिखाई दे, सबसे जिंक नहीं निकलता, केवल 2-4 चीज़ों से हम जिंक निकाल सकते हैं, तो ये 2-4 चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, ओर बोलेंगे। आयरन का हेमाटाइट, मैग्नेटाइट का मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या है, पर यही है। कॉपर का कॉपर पायराइट्स, है ना। जनरली तुम देख लो, यहाँ पे क्लोराइड है, यहाँ पे ऑक्साइड है, और अब बेसिकली आपको क्या दिख रहा, सल्फाइड दिख रहा और कार्बोनेट दिख रहा। तो अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये तो और हो गया। मैं बात कर रहा था कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है, ऊपर के 5, इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। सबसे पहले पीस के पाउडर तो बना ही दो, थूर थार के, राइट ना। इसके बाद फिर क्या करते थे, कंसंट्रेशन, धूल मिट्टी बाहर करो, उसके भी प्रोसेस है, वो सब हट गया, खैर जाने दो। इसके बाद फिर क्या होता था, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। सबसे पहले तो कंसंट्रेटेड और कंसंट्रेशन तो चाहिए इन रिच और जिसको बोलते हो। इसके बाद क्या करते हैं, इसको आप किस में कन्वर्ट करते हो, इसका सीधा इलेक्ट्रोलाइटिक और रिडक्शन होता, पहले ही बता चुका हूँ, है ना। और सीधा प्योर मेटल्स में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। कई सारे स्टेप्स थे एक्सट्रैक्शन का, है ना। क्या होता था भाई, पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते थे, फिर रिडक्शन होता था, फिर प्योरीफिकेशन होता था। 3-4 तो बंक हो गए यहाँ पे, डायरेक्ट ये होते हैं। अब होता क्या, जरा देखो तो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन अभी जो मैं बताऊँगा वो आपको पढ़ना है नहीं, पर इलेक्ट्रोलाइसिस है, थोड़ा बहुत आपको जान लेना चाहिए। वो क्या होता है, जरा देखिए आप, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। ये देखिए आप, कैथोड, चलो ऐसे पेशेंस रख के देखो, है ना भाई। इसको क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हो। और ये लो बैटरी कनेक्ट किया, स्विच भी लगा ही दो, स्विच ऑन भी कर दो। ये वाला प्लस होता, ये वाला माइनस होता, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो इस माइनस वाले को क्या बोलते हो, इसको कैथोड बोलते हो। कैथोड, सारा पॉजिटिव यहाँ पे अटैच हो जाता, प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर। इस वाले को क्या बोलते हो, एनोड। अब नेगेटिव होने का मतलब ये बता रहा है, नेगेटिव
इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये शो कर रहा है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। और पॉजिटिविटी शो करता है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी से इलेक्ट्रॉन छीन लो तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। वही हाल है, करंट का डायरेक्शन देख रहे हो प्लस माइनस, तो आपको पता है प्लस इधर से करंट निकलता है ना, इधर से करंट जाता है, तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन। ये किसका डायरेक्शन हो गया? करंट का, करंट का, करंट का डायरेक्शन, करंट का। इलेक्ट्रॉन अपोजिट मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन, करंट का डायरेक्शन तुम्हें क्लियर है? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन, ई लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बांट रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा तो करंट ऐसे मूव करेगा। मैंने पहले ही बताया था करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता। अब बेटा देखो क्या होता कि जैसे सोडियम क्लोराइड मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, यहाँ पे आप करंट पास कीजिए, करंट, तो क्या हो जाएगा? Na+ आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl-। पॉजिटिव होने का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है ना। सोडियम के अगर सोडियम है बनाना है तो 11 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, इसके एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है अभी 10, तो इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, Na+ और E, तो क्या बन जाएगा? सोडियम। पहले 10 थे और 1। अब बताओ इलेक्ट्रॉन देगा कौन? इलेक्ट्रॉन देगा कौन? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो, और वैसे भी ये पॉजिटिव है तो निगेटिव पे ही जाएगा। तो ये जो मेटल्स जो डिपॉजिट होता है ना, ये कैथोड पे, ये वाला जो होता है ना, ये कहाँ पे होता है? कैथोड पे। देखिए आप, कैथोड पे जो है ना, जो पॉजिटिव है वो न्यूट्रल बन जाता। और एनोड पे क्या होगा? एनोड पे एक क्लोरीन माइनस है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है, अभी गिन के देखो तो 18 है, तो इसको इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा, लूज़, और फिर दो क्लोरीन मिलके क्लोराइड बन जाता है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है? एनोड पे, है ना, एनोड पे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। और ये तो यहाँ से क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा, समझ रहे हो? ये अब एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस से मेटल्स निकालते हो, इस पांचों का। अब मैं लेता हूँ बॉक्साइड, याद है इसका? ऐसा होता है, पहले हीट करके इसको बाहर करते हैं, फिर अर्थी इम्प्योरिटी बाहर करते हैं, है ना, फाइनली ऑक्साइड में कन्वर्ट, इसका ऑक्साइड में कन्वर्ट करके ये देखो, है ना, Al2O3 करंट 2Al + 3 ऑक्सीजन। एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और इसका होता है 2 ठीक है। अब क्या कैथोड होता है निगेटिव, ये पॉजिटिव है। एट कैथोड इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, Al3 + 3 इलेक्ट्रॉन, देखो 3 कोई भी पॉजिटिव आयंस का मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दे दो बस हो गया, एल्युमिनियम बन गया। मुझे यही चाहिए था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मुझे एल्युमिनियम निकालना था, तो कैथोड पे एल्युमिनियम निकल गया, डिपॉजिट हो गया। कैथोड पे हमेशा मेटल डिपॉजिट हो जाता है। एट एनोड जो ऑक्सीजन है ना 2 ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, O+ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। और O और O आपको पता है ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहता, मॉलिकुलर फॉर्म में रहता, तो एनोड पे हमेशा गैसेस रिलीज़ होता, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा। सोडियम क्लोराइड के केस में क्लोरीन बाहर निकलता था। तो ये चीज़ें तो अभी है, दिख नहीं रहा, पर आप जान लो कि इस तरीके से होता है। तो जो ये पाँचों है ना, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है, तो फाइनली क्या होता है? कैथोड पे मेटल्स डिपॉजिट हो जाता है, कैथोड पे मेटल्स डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। अब जो बीच में आता है ना, मिडिल में आता है, उसका मैं समझा देता हूँ कि किस तरीके से एक्सट्रैक्शन होता है मिडिल में। मिडिल में क्या आ गया? मिडिल में किसको मैंने कहा? जिंक हो गया, आपका आयरन हो गया, लेड हो गया, और कॉपर भी इंक्लूड कर लो। तो सबसे पहले इनका कंसंट्रेशन तो ऑब्वियस है, पहला क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन
अर्थी इम्प्योरिटी को बाहर करना। इसके बाद कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, है ना, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, है ना। उसके लिए दो प्रोसेस होता है इसमें, एक होता है कैल्सिनेशन, देन एक होता है रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, रोस्ट करना, जलाना, इसके बारे में भी बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ऐसा करने से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड में, ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद फिर रिडक्शन होता है, इसके भी अलग प्रोसेस होते हैं, रिडक्शन, है ना, ऑक्सीजन बाहर निकालना। रिडक्शन के भी दो होते हैं, रिडक्शन बाय यूजिंग सुटेबल रिएजेंट, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, सुटेबल, वो सुटेबल कौन सा है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ से रिडक्शन बाय यूजिंग हाईली रिएक्टिव मेटल्स, इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो रिडक्शन के बाद क्या होता है, इम्प्योर मेटल्स में कन्वर्ट हो जाता है, इम्प्योर मेटल्स, है ना। इम्प्योर के बाद फिर क्या करते हो आप, प्योरीफिकेशन, इसके बाद फाइनली किस में कन्वर्ट हो, प्योरीफिकेशन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता, प्योर मेटल्स बन गया भाई, प्योर मेटल्स बन गया। अब मैं इस पे बात करने वाला हूँ, देख रहे हो, इसमें सारे प्रोसेस चल रहे हैं जो आपने सीखा था एक्सट्रैक्शन में, है ना। कंसंट्रेशन, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए दो मेथड है ना, क्या क्या अभी इस पे बात कर लेंगे। फिर उससे क्या होता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो लेता है, देखो ज़रा। इसके बाद ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद ऑक्सीजन हटाएंगे, जैसे ZnO, ऑक्सीजन हटाओगे, किसी से ऑक्सीजन हटाना उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए ये तरीका है या फिर वो तरीका, हाईली रिएक्टिव मेटल्स यूज करते हो या ये, फिर वो क्या होता है, यहाँ से जो भी आता है वो इम्प्योर मेटल्स होता। अभी भी ऑक्सीजन हटा दिया, जिंक आ गया, आयरन आ गया, अभी भी प्योर नहीं है, तो फिर उसका प्योरीफिकेशन करते हैं, तब जाके फाइनली प्योर मेटल्स बनता है। अब आ गया कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, इसके बारे में बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। कैल्सिनेशन, इन सब के स्क्रीनशॉट ले लेना और बार बार देखना, हमेशा के लिए याद आ जाएगा, फिर अलग से ज़्यादा कुछ पढ़ना है ही नहीं। फिर आपको पता है, आपको जो भी नोट्स वगैरह लिखने हैं, इससे के आसपास नोट्स लिखना है, तो 10 बातें तो खुद ही लिख दोगे, अगर ये चार्ट आपको याद है तो 10 बातें तो वैसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। कैल्सिनेशन, अब बेटा देखो, जो बीच में जो मिडिल में आता था ना, मिडिल में कौन कौन सा आता था, एक तो आ गया आपका जिंक, Zn लिया था मैंने, आयरन लिया था, लेड लिया था, राइट, और कॉपर लिया था, ये 4 आ गए थे, ये ना आपको पता है। इसके दो और होते हैं, है ना, एक सल्फाइड ओर होता है, सल्फाइड ओर, और एक कार्बोनेट ओर, जनरली यही 2 ओर होते हैं, कार्बोनेट ओर। फॉर एग्जाम्पल जिंक, आपको पता है ना, ये देखो जिंक ब्लेंड, और ये क्या था, काला माइन, याद है आपको, ZnCO3, ये देखिए, है ना। तो यहाँ से इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए इसका क्या करते हो भाई, इसका आप करते हो रोस्टिंग, इसका करते हो रोस्टिंग, और इसका करते हैं कैल्सिनेशन, है ना। तो जाके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग होता है हीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर में तो ऑक्सीजन रहता ही रहता है, एयर कह लो, एयर, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, ये दोनों प्रोसेस जो होता है ना, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ भी देख रहे हो ऑक्सीजन है नहीं, तो इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो इसको गर्म करोगे, प्रेजेंस ऑफ एयर। और कैल्सिनेशन क्या करते हो, इसको हीट करते हो इन अब्सेंस ऑफ एयर, है ना। तो देखो क्या होता है, बड़ा ध्यान से सुनना, इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डिफरेंस आपसे पूछेगा कि क्या अंतर है दोनों में, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको कैसे करोगे, देखिए जरा आप, जैसे ये देखो,
ZnS, और एक और ले लेता हूँ HgS, है ना, सल्फाइड और सल्फाइड और, इन सब का क्या होने वाला है, रोस्टिंग। कैसे, इसको हीट करो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, है ना, हीट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ZnO प्लस SO2, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। मर्क्यूरिक सल्फाइड प्लस O2 हीट करो तो क्या हो जाएगा, HgO प्लस SO2। बैलेंस तो कर ही लोगे अपने हिसाब से, कर लेना, ठीक है। ये फिर आप ये देखिए Cu2S प्लस O2, Cu2O प्लस SO2, ऐसे, है ना। ये तो सब देख रहे हो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या होता है, चलो ये तो हो गया रोस्टिंग। कैल्सिनेशन देखिए आप, कैल्सिनेशन किसके लिए यूज करता है, कार्बोनेट, जैसे ये देख रहे हो जिंक ब्लेंड। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ कैलामाइन, ये इसको हीट कीजिए। अब यहाँ पे कोई एयर नहीं है, कोई ऑक्सीजन दिख रहा है क्या, तो आप कैल्सिनेशन करते हैं हीट इन अब्सेंस ऑफ एयर। जब हीट करोगे तो डिकम्पोज होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, CO2, ठीक है। CaCO3 हीट करोगे तो CaO प्लस CO2, ये देखो हो गया, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो रोस्टिंग क्या होता है, किसका किया जाता है, सल्फाइड ओर का, और ये कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर का। हीट करते हो प्रेजेंस ऑफ एयर और ये अब्सेंस ऑफ एयर, ये सल्फाइड के लिए ये सब डिफरेंस है भाई। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। तो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ये दो प्रोसेस है ऑक्साइड में। फिर आप याद करो, जब आप ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते थे ना, इसके बाद अगला स्टेप क्या होता था, रिडक्शन। मिडिल वाले की बात कर रहा हूँ, तो रिडक्शन के लिए मैंने इधर क्या लिखा था, यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पे यूजिंग हाईली रिएक्टिव मेटल्स, यही सब लिखा था ना। ये देखो सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूजिंग हाईली रिएक्टिव मेटल्स। एग्जाम्पल के लिए देखो, अभी मैंने ZnS हो चाहे या तो ZnS हो चाहे तो ZnCO3, इन दोनों को, इसको एयर के प्रेजेंस में हीट किया तो इसको अब्सेंस में, तो बन किया गया तो ZnO। ऑक्साइड अब इसको रिड्यूस करना है, तो कैसे करेंगे, ZnO, यहाँ से कार्बन, इसको बोलते हो कोक। एक होता है कोयला, उसमें धुआं बहुत निकलता है, तो एक प्रोसेस क्या होता है, कोक, कोयला से पहले कोक बना लो, धुआं पहले ही निकाल दो कैसे भी करके, है ना, तो पूरा जलेगा फिर, है ना। फिर ही बन जाएगा ये Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक निकला कि नहीं निकला, पर अभी भी ये पूरी तरह से प्योर नहीं है, इसका भी प्योरीफिकेशन करते हैं, ठीक है। ये हो गया ZnO। और चलो एक इधर का एग्जांपल लेता हूँ, अच्छा ठीक है, एक और ले लो, है ना। ये आ गया था आपका Fe2O3, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हैं, कार्बन बड़ा जहरीला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये आयरन निकल जाएगा प्लस 3CO2, तुम बैलेंस कर लोगे तो ये आ गया ऐसे, ये देखो, है ना। तो सुटेबल, इसके लिए क्या था, कार्बन रिड्यूस हो गया किसमें, जिंक में, है ना। इसके लिए इसका क्या था, किससे रिडक्शन हुआ, ये देखिए, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, इसने इसको रिड्यूस कर दिया। यहाँ से रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो ये वाला रिएक्शन क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन, है ना, इसकी वजह से। और इसमें देखो तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसके साथ ऑक्सीडेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, पढ़ा था ना, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूस हो गया, तो ये जो ऑक्साइड है ना, इसमें रिड्यूस हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया, ये इसमें रिड्यूस हो गया, है ना। ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जरा देखो, जरा एक बात बताओ, मैं ऐसे भी तो यूज कर सकता था ZnO
अब प्लस पोटेशियम ले लेता, पोटेशियम बहुत रिएक्टिव है ना, तो क्या होगा Zn प्लस K2O, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बहुत ध्यान से सुनना ना। एक बात बताओ कि हम ऐसे भी तो निकाल सकते थे, प्लस पोटेशियम, तो क्या Zn प्लस K2O, पर ये यूज़ नहीं करते। क्यों? पोटेशियम महंगा होता है, काम का होता है। मतलब 10 रुपये के जिंक के लिए 12 रुपये का पोटेशियम बर्बाद करना कहीं शोभा दे रहा है क्या? तो यहाँ से जिंक हम निकाल सकते थे। इससे ऊपर के रिएक्टिव क्या था? रिएक्टिव में पोटेशियम रखते, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कुछ भी रखते ना, जिंक बाहर निकल जाता, पर काम अपना ख़राब हो जाता है। इसके ये 2 टके के चक्कर में 3 रुपये का हम चीज़ बर्बाद कर रहे हैं। तो देख रहे हो कार्बन और ये। लेकिन एल्यूमिनियम आपको पता है मोस्ट एबंडेंट मेटल है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम देखो कहाँ पे है? पहले तो क्या है, पहले पोटेशियम आता था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम तो इनसे कमज़ोर है ना, एल्यूमिनियम से इनको बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो मैग्नीज के लिए ना एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं। ये देखो MnO2 मैग्नीज अब प्लस एल्यूमिनियम है ना, तो ये बन जाएगा Al2O3 अब प्लस मैग्नीज निकल जाएगा बाहर, है ना। तो ये बैलेंस अगर करना है तो ये देखिए आप, है ना, ये 3 और ये 3Mn ऐसे। मैग्नीज से ज़्यादा रिएक्टिव एल्यूमिनियम है, तो ये क्लियर है। ये एल्यूमिनियम यहाँ भी रखते हैं ना तो जिंक बड़े आराम से बाहर निकल जाता, पर कोयला बड़ा सस्ता होता है तो हमने उसको लगा दिया। जिंक एल्यूमिनियम तकरीबन दोनों सेम ही है, क्यों हम मेटल को बर्बाद करें दूसरे मेटल के चक्कर में। तो ऐसा होता है। यूजिंग हाईली रिएक्टिव मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अभी जो रिएक्शन देखे ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ZnO, यहाँ से केवल कार्बन लगा दो तो क्या बन जाता है Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। Fe2O3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा से बता रहा हूँ। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आयरन निकल जाएगा और CO2, बाकी बैलेंस आप कर लोगे, है ना। और इसके लिए बस एक ही एग्जाम्पल मुझे तो दिख रहा है फिलहाल, मैग्नीज ऑक्साइड से मैग्नीज का निकालना, एल्यूमिनियम यूज कर लो तो मैग्नीज बाहर और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको पता है ये ऐसे बनता है, हो गया, ठीक है। तो किसमें रिड्यूस कर दिया, आ गया। अभी भी ये प्योर नहीं है, मेटल्स आ गया, जिंक आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, देखा ना, आयरन आ गया, अभी भी प्योर नहीं है। फिर उसका प्योरीफिकेशन करते हैं, वो अलग से बताऊंगा लास्ट में। प्योरीफिकेशन तब जाके प्योर होता है। तो आपने हाई वाले में देखा, मिडिल वाले में देखा, अब लो वाले में देखिए। लो रिएक्टिव जो मेटल्स होता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी लो होता है, कॉपर से नीचे क्या आता है आपका, ये आते हैं, और Ag Au प्लेटिनम भी आता है। इनका देखो ज़रा, है ना। ऐसे वाले का क्या होता है, सबसे पहले तो आपने देखा कंसंट्रेशन तो था ही, कंसंट्रेशन तो इसमें भी यूज़ होगा कंसंट्रेशन। इसके बाद क्या करते थे, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड। इसके पास एक ही तरीका होता है, यार लेकिन ध्यान से सुनना, ये जो ओर होता है ना, ये सल्फाइड ओर होता, 90% केस में सल्फाइड ओर होता। अब सल्फाइड ओर को कंसंट्रेशन, सल्फाइड ओर, सारा चीज़ मिट्टी धूल बाहर, सल्फाइड बच गया, ठीक है। सल्फाइड का क्या करते हैं, फिर रोस्टिंग करते हैं, याद है। तो किस में कन्वर्ट हो जाता, ऑक्साइड में। जिसमें सल्फाइड होता है उसमें रोस्टिंग करते हैं, और जिसमें कार्बोनेट होता है उसका कैल्सिनेशन करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, है ना। फिर इसका मेटल्स आ जाएगा, वो प्योर नहीं रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, प्योरीफिकेशन करेंगे, वहाँ से प्योर मेटल्स आ जाएगा। तुम जानते हो ना, वहाँ से प्योर मेटल्स आ जाएगा। अब ये स्टेप बाय स्टेप इसका बता देते हैं। ये 3 आपके सामने दिख रहा, इसमें से 1-2 का मरकरी का बता रहा हूँ। देखो आप, HgS कंसनट्रेटेड ओर है। अब रोस्टिंग करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या बनेगा, HgO अब प्लस SO2। क्लियर है, ये देखो। वैसे ही ऐसा होता है, AgS होता है, Ag2S अब प्लस O2, तो ये भी 2Ag अब प्लस SO2 ऐसा बन जाता है ना। तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया,
सॉरी AgO प्लस SO2 ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, देख लो। इसके बाद ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, रिडक्शन करेंगे, इसका रिडक्शन। अब रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत लो है ना, तो जो लो रिएक्टिव उसका रिडक्शन करते हैं बाई हीटिंग, केवल हीट कर दो काम निकल जाता है अपना। देखो बाई हीटिंग HgO हीट कर दो। अब ये हीटिंग भी 300-400 डिग्री है ना, मोर देन 300-400 ऐसा है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो Hg निकल जाता है। अब प्लस O2 सुनते हैं, पहले स्पेस में ना ऑक्सीजन ऐसे ही लोग बनाते थे, ये लेके जाते थे, सुनता हूँ ऐसे ही, चेक कर लेना तुम लोग। अब तो कुछ दूसरा ही प्रोसेस है, अब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, किसका, वाटर का, ठीक है, वाटर का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। अब देखिए फिर इसका भी देख लो आप, AgO का, बल्कि Ag2O रिएक्शन तुम बैलेंस खुद ही कर लेना। सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। यहाँ भी देखो Ag2O, इसको भी हीट करोगे, है ना। अगर ये याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो भूल जाओ क्या जाता है ये, तो सिल्वर बन जाएगा, Ag बन जाएगा और ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो आपको पता है ना कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर के 5 थे ना, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हुआ था, डायरेक्ट प्योर में कन्वर्ट हो गया था। जो मिडिल वाला था उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन नहीं हुआ था, उसका रिडक्शन होने के लिए पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। इसके बाद क्या किया था, रिडक्शन किया था बाय यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट या बाय यूजिंग हाईली रिएक्टिव मेटल्स। इसका क्या प्रोसेस है, इसमें कार्बोनेट कहीं दिख नहीं रहा, सल्फाइड है तो रोस्टिंग करेंगे। सल्फाइड वाले का क्या करते हैं, रोस्टिंग, याद है, देख रहे हो, ऑक्सीजन का मतलब एयर, एयर के प्रेजेंस में हीट किया हमने, हीट किया, ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन निकालना उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो मिडिल वाले में ऑक्सीजन कैसे रिमूव करते थे, रिड्यूस कैसे करते थे आप, बाय यूजिंग सुटेबल, ये सब पढ़ा था ना। यहाँ पे सीधा हीट कर दो, जो लो रिएक्टिव होता ना उसका रिडक्शन क्या होता है, केवल हीट कर दो, रिड्यूस हो जाता, मिल गया। लेकिन ये अभी भी शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, इसका प्योरीफिकेशन किया जाता है, ठीक है। अब प्योरीफिकेशन का क्या ऑप्शन है, जितने भी मेटल्स को प्योरीफिकेशन कर रहे हो ना, उसका एक ही तरीका है ना, बल्कि 2-3 तरीके हैं बस। प्योरीफिकेशन भाई ये इंपॉर्टेंट है, प्योरीफिकेशन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। वो कैसे होता है जरा देखो, फिर से वही है। यहाँ पे कॉपर का एग्जांपल लेता हूँ, मैं कॉपर को प्योर कर रहा हूँ, कॉपर को, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर, प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर। इसको बैटरी से अटैच करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसका फिगर भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, याद रखना। ये प्लस माइनस, तो प्लस वाला एनोड और कैथोड, नेगेटिव वाला, ये प्लस है तो ये भी प्लस और ये माइनस है तो ये भी माइनस। मेटल्स हमेशा कहाँ पे डिपॉजिट होता है, कैथोड पे, ठीक है। और यहाँ पे आप रखते हो कॉपर सल्फेट कंडक्टर और प्लस H2SO4, H2SO4 इसीलिए मिला लेते हैं कि आयंस में कन्वर्ट हो जाता, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये एक्वस है, सारे के सारे सॉल्यूशन है, ये तो पानी तो रहेगा सॉल्यूशन। अब होता क्या ना कि जब भी आप करंट जो देते हो ना, तो ये जो एनोड बनाया ना, एनोड हम बनाते हैं इम्प्योर कॉपर, हमने एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर लिया। जिंक भी होता तो इम्प्योर जिंक, इम्प्योर कॉपर, मैंने इसका एग्जाम्पल लिया कॉपर का। अभी आपने कंसंट्रेशन किया था, पाउडर बनाया था, कंसंट्रेशन किया था, धूल मिट्टी झाड़े थे, फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था, फिर रिडक्शन किया था, इसके बाद मेटल्स आया था, वो अभी भी प्योर नहीं है तो प्योरीफिकेशन। वो जो मेटल्स आया ना, ये मेटल्स, इम्प्योर मेटल कहाँ से आया, थ्रो एक्सट्रैक्शन, थ्रो रिडक्शन कर लेता हूँ, रिडक्शन के थ्रू जो आपके पास मेटल्स आया था ना, उसको यहाँ पे रख दो, इम्प्योर है अभी भी, उसी का तो प्योरीफिकेशन करना है। और कैथोड जो है ना, वो प्योर मेटल्स को बना लो, कैथोड बना लो प्योर मेटल्स को, प्योर मेटल्स को,
कैथोड में कन्वर्ट कर लो। तो क्या होगा कि जब आप करंट पास करोगे ना तो यहाँ से कॉपर निकलता रहेगा, है ना, ठीक है, और इसका आयंस एक्सेस हो जाएगा तो कॉपर सल्फेट का जो CO प्लस है ना, ये वाला नहीं, अब ये मत करना यही वाला चला गया, तो ये कॉपर सल्फेट का कॉपर 2 प्लस जो है ना इसमें डिपॉजिट होता रहेगा। जितना कॉपर इधर से निकलेगा इतना कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होता रहेगा। अब इसके अंदर जो इम्प्योरिटी था ना वो ऐसे नीचे जाके बैठ जाएगा, एनोड के नीचे एक कीचड़ हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एनोड मड। एनोड मड, ये गंदगी बाहर निकल जाता है। एनोड मड, मड का मतलब कीचड़ होता है ना, एनोड मड। और ये धीरे धीरे समय के साथ साथ ये धीरे धीरे पतला होता जाएगा क्योंकि उसके सारे कॉपर निकल के इसमें जा रहे हैं। ये मोटा होता जाएगा, ये पतला होता जाएगा। तो कोई भी है, अगर आप जिंक का करते हैं ना तो मैं यहाँ पे इम्प्योर जिंक रखता, है ना, और यहाँ पे प्योर जिंक रखता, यहाँ पे कॉपर रखा था, यहाँ पे जिंक रख लो, यहाँ पे उसका सॉल्ट रख लो ZnSO4 प्लस H2SO4, फिर ये हाल होता है ना। यहाँ पे जिंक निकलता और यहाँ पे इस तरीके से Zn, इसकी भी वैलेंसी 2 Zn2 प्लस सॉल्यूशन में आ जाता और यहाँ पे Zn2 प्लस यहाँ से सॉल्यूशन के अंदर से। तो जितने भी प्योरीफिकेशन के प्रोसेस हैं आपको आप NCERT में पढ़ लेना, उसमें किसी मेटल्स का नाम नहीं दे रखा, बस ये ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा। तो ये सारा चीज़ तुम डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि अब आगे जो भी पढ़ाऊँगा वो तुमने पहले पढ़ा हुआ है कि मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, नॉन मेटल रिएक्ट्स विद दिस दैट, वो तकरीबन सब पढ़ चुके हो तुम। ये समझाने वाला था, मैंने समझा दिया। क्लियर है कि लो वाले का कैसे एक्सट्रैक्शन होता है, हाई वाले का कैसे होता है, मिडिल वाले का कैसे होता है, उसको तुम डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, चलिए।